नमस्कार, मेरा नाम विश्वेश्वर है। भारतीय विद्या भवन के कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केरल और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आदरणीय श्री निखिल कुमार। आइए इनसे बात करते हैं और विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न विषयों पर इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप हमें अपने प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बता सकते हैं? अपने स्कूल डेज और कॉलेज डेज के विषय में बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो शुरू हुई मेरे गांव में, गांव के पाठशाला में, और 2 साल वहाँ पढ़ने के बाद गांव से हम लोग पटना आ गए। पटना के सेंट जेवियर स्कूल में मैंने दाखिला लिया और वहीं से मैं सीनियर केमिस्ट्री पास करके फिर आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बीए भी किया, एमए भी किया, और उसके बाद जो यूपीएससी का इम्तहान होता है जी। उसमें अपीयर हुआ और फिर आईपीएस में आ गया। तो ये मेरे प्रारंभिक जीवन की बात समझ लीजिए या करियर की शुरुआत समझ लीजिए। जी सर, आपने सार्वजनिक सेवा और प्रशासनिक क्षेत्र में आने का निर्णय कैसे लिया? जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी। तभी मेरे पिताजी ने मुझको कहा कि मुझको यूपीएससी के इम्तहान में अपीयर होना है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमको अपनी पढ़ाई करनी है, जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी करनी है। तो वैसा ही मैंने किया। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही सर? आईपीएस में मैं 1963 में आया। जी। तो उस समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं, चुनौतियां थीं। जी। मैं आईपीएस के दिल्ली काडर, जो अब बन गया है एगमुट काडर, में आया। तो इस काडर में दिल्ली में काम करना पड़ता था और दिल्ली से बाहर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें काम करना था। तो मैं पौंडीचेरी और मिज़ोरम मैंने काम किया। मिज़ोरम में जैसा कि जग जाहिर है नॉन मीज़ोस के खिलाफ उनका अभियान था और एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था। लोग बाग उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। तो इंसर्जेंसी थी वहाँ। तो इंसर्जेंसी के समय मैं वहाँ था मिज़ोरम में 2 साल तक। और इसके अलावा पौंडीचेरी तो दक्षिण में है, वो तमिलनाडु का ही एक हिस्सा समझ के चलिए। हालांकि वो हिस्सा था नहीं पौंडीचेरी, वो तो एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। फ्रांस ने उसको हम लोगों को वापस सौंप दिया था 1962 में। तब से वो यूनियन टेरिटरी की तरह ही रहा और अभी भी है। तो इन जगहों में काम करने में मुख्तलिफ चुनौतियाँ थीं। दिल्ली में ज़्यादातर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्राइम कंट्रोल पर ध्यान देना था, और जो दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, इसमें लोग बाग विभिन्न प्रदेशों से आते हैं और यहाँ मुजाहिरे करते हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। तो उसको क्राउड कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तौर पे जाना जाता है। उससे हम लोगों को निपटना पड़ता था। और मिज़ोरम में तो अब मैंने बताया, वहाँ पर मुख्य चुनौती थी कि कैसे जो नॉन मीज़ोज हैं उनकी सुरक्षा की जाए, पूरे राज्य की सुरक्षा की जाए और उनको ये
हम लोग एहसास कराएं कि वो भी, मिज़ोरम भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जी और जिस तरीके से दूसरे राज्य हैं वैसे ही हम लोग मिज़ोरम को भी अपना खुद का राज्य समझते हैं और उनसे एक विश्वास हासिल की जाए जिससे कि उनको लगे कि ये जो उनकी फ़िलॉसफी थी नॉन मिज़ोस के खिलाफ, उसको वो बदल दें और एक भारतीय नागरिक के माफिक वहाँ पर काम करें। ये बड़ी भारी चुनौती थी क्योंकि वहाँ इंसर्जेंसी की वजह से जो माहौल था वो कतई फ़र्क था बनिस्बत किसी और जगह के माहौल के। तो उस माहौल में एक चुनौती थी कि कैसे वहाँ के लोगों का विश्वास जीता जाए। तो 2 साल जो मैं रहा वहाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी वहाँ मेरे रहते जिससे कि लगे कि साहब हम मिज़ोरम में आकर के मिज़ोस के ऊपर किसी किस्म का जुल्म या किसी किस्म का अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य था कि उनका हम विश्वास जीतें और हम वो विश्वास जीतने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए। मेरे बाद भी लोग आए और मेरे रहते रहते वहाँ पर इंसर्जेंसी समाप्त हो गई थी। सर, आप देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस से जुड़े हैं। एक समय गांधी जी भी इस पार्टी के सदस्य थे। सर, सवाल यह है कि गांधी जी आज के राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं और सामाजिक चेतना में गांधी का योगदान क्या है? आज के विषय में बात करें तो गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं जी, और गांधी का सम्मान सभी करते हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोहल्ला है, वहाँ पर गांधी की स्टैचू लगाई गई है। तो आप समझ लीजिए कि इंग्लैंड के हम कॉलोनी थे और जब हम स्वतंत्र हुए तो उसी इंग्लैंड के महत्वपूर्ण जगह पर उनकी स्टैचू लगी। तो उनका एक अनूठा व्यक्तित्व था, उनकी शख्सियत ऐसी थी जिसके आगे सभी एक किस्म से झुकते थे क्योंकि उनमें एक मॉरल स्ट्रेंथ था और उस मॉरल स्ट्रेंथ के पीछे के सामने अंग्रेज भी झुके। तो उनकी शख्सियत जो है वो ऐसी थी जिसको हम लोग सभी मानते हैं और इसीलिए उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। उनके 2 बड़े महत्वपूर्ण विचार थे, एक था अहिंसा और दूसरा था सिविल नॉन कोऑपरेशन। आज के माहौल में गांधी की जो फिलॉसफी थी अहिंसा की और भाईचारे की और सबके साथ मिलजुल कर रहने की, बगैर किसी किस्म के भेदभाव के, चाहे वो भेदभाव धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या रीजन के आधार पर हो, वो हमको उसको देखकर आजकल के माहौल में ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब ये क्यों नहीं मान रहे हैं इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन मानना चाहिए। और ऐसा नहीं मानने से ये जो देश हमारा है इसको एकजुट होकर रहना है। हम लोग छोटे छोटे प्रांतों में अगर बट जाएंगे तो भारत बट जाएगा और हमको भारत को जोड़ के रखना है। तो ये जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके प्रति हमारा जो सम्मान है, उस सम्मान के हम विरोध में इस तरीके की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये जो भेदभाव का सवाल है इसको हमको
जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। विश्व भर में अगर हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बनी है तो इसलिए बनी है कि सभी समझते हैं कि हिंदुस्तान एक अनूठा देश है जहाँ पर इस तरीके का भेदभाव कोई नहीं होता, न धर्म के आधार पर न किसी आधार पर। और अगर वैसी प्रतिष्ठा जो हिंदुस्तान ने अर्जित की थी, हमारा मुल्क जब स्वतंत्र हुआ और उसके बाद 40 साल तक उस पर अगर आघात पड़ रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं और जब चले गए उसके बाद भी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में माने जाते हैं। और सभी उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं तो हम लोग को इस समय उनके सिखाए जो उनको दिखाए जो हमारे राह है उस पर चलना चाहिए। सर, आपकी वर्तमान की जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसे आप कैसे देखते हैं? सर, ये जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव आने चाहिए या किस प्रकार से आप उसे देखते हैं? हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में जी तो हम लोग को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली मिली जो अंग्रेज छोड़ गए थे। जी सभी जानते हैं प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत दिन तक चला। जी लेकिन जवाहरलाल के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दिया गया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने शिक्षा को एक सेकुलर ढंग से चलाने का रास्ता निकाला और उस पर हम चलते रहे और बहुत कारगर सिद्ध हुआ। इसलिए कारगर सिद्ध हुआ कि जो लोग उस समय की शिक्षा पा करके बाहर निकलते थे, आम दुनिया में लोगों से मिलते थे, तो ये कोई नहीं कह सकता था कि हिंदुस्तान में भेदभाव है। और वो इसीलिए था कि जो बुनियादी शिक्षा हम लोग को मिलती थी वो यही सिखाती थी। और उसके बाद पढ़ लिख करके ग्रेजुएट बन के, पोस्ट ग्रेजुएट बन के जो हमारे यंगस्टर्स थे, जो हमारा युवा वर्ग था, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ गया। अभी भी है, अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, वो दरअसल हिंदुस्तान के ही लोगों के सहारे चल रहा है। जी तो इसकी नींव डाली गई थी जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा के प्रधानमंत्रित्व काल में। उसके बाद 2 बार शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने विचार किया और लोकसभा ने उसको अपना समर्थन दिया। एक राजीव गांधी के समय में जी उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते थे, उसका बड़ा जोर था और उसका एक स्लोगन था बैक टू द ब्लैक बोर्ड्स। उससे ये हम लोगों को मालूम हुआ कि जो इस विशाल देश के गांव हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उस नीति में कई अंग थे। ये अंग जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ महत्वपूर्ण इसलिए था कि जो गांव के लड़के हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल उतने हैं कि नहीं, अगर स्कूल हैं तो उसमें मास्टर हैं कि नहीं, और अगर स्कूल भी है, मास्टर भी है, तो उसकी अपनी बिल्डिंग है कि नहीं, उसका सिलेबस क्या है। इन सारी चीज़ों पर राजीव गांधी की सरकार के दौरान ये बात उठी थी और मैं समझता हूँ कि जब उस नीति को लागू किया गया तो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उन पर हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया। श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह बाबू के समय और 1990 के बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं और आपके विचार में बिहार के संदर्भ में क्या है मौजूदा? 1990 जी एक
इतिहास में महत्वपूर्ण साल है बिहार के लिए। इसके पहले वहाँ पर की जो सरकारें थी 47 से लेकर 90 तक, उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था, वो ऐसा था कि जो बिहार की प्रगति में सहायक बना। और ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, फैक्ट है। उस समय के बिहार में इतने बड़े महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी जो आज भी हम लोग समझते हैं कि बिहार की उपलब्धि तो थी ही, वो देश की उपलब्धि थी। दक्षिण बिहार में इंडस्ट्री थी, टाटा की टिस्को थी, टेल्को था, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन था, बोकारो में स्टील प्लांट था, बरौनी में 2 किस्म की बातें थी, एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री और एक पावर जनरेशन फैक्ट्री प्रोजेक्ट। और पूरे देश में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, जिस तरह से शिक्षा पर हम लोगों ने ध्यान दिया था, वो हमारे युवा वर्ग को प्रभावित कर गया। और उस समय का जो युवा वर्ग था, वो अब देखिए कहाँ कहाँ, किन किन ऊंचाइयों तक पहुंचा है। तो हम समझते हैं कि देश का जो युवा वर्ग है, वही हमारा भविष्य है, वही हमारा वर्तमान है। और हमको उन पर ध्यान देना है। ध्यान देने के लिए किसी भी सरकार को, मौजूदा सरकार हो तो वही सही, हमें ज़रूरत है उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्लान की। दुर्भाग्यवश इस समय हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, वो बहुत गंभीर बन गया है। और आपने बिहार का नाम लिया, तो उनके समय में ऐसी समस्या थी भी अगर, तो बहुत ही छोटे स्तर की थी। लोग बाग, जो युवा वर्ग था, वो खुश था। लेकिन जो सरकारें चली उन लोगों के समय में, उस तरीके की सरकार अब नहीं चल रही है। अब जो सरकारें चल रही हैं, उनका प्रभाव जो पड़ रहा है, वो हमें एक इस दिशा में ले जा रहा है जिसमें लगता है कि मुल्क बँट रहा है, धर्म के आधार पर बँट रहा है। इस धर्म के आधार पर बँटने की जो प्रवृत्ति है, ये मुल्क के लिए सरासर खतरनाक है और इसको हमें रोकना होगा। 90 की बात जो आपने की, मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि जो सरकार चली आ रही थी 47 से 90 तक, वो सरकार अब वहाँ नहीं है। 90 के बाद वो उस किस्म की सरकार वापस बिहार में गई नहीं। तो लिहाजा वहाँ पर जो शिक्षा की पद्धति है, शिक्षा की जो प्रणाली है, उसके जो सिलेबस हैं, उनमें जो पढ़ाने का तरीका है, जो सलीका है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने मूल कर्तव्य को या मूल संस्कृति को नज़र में रखते हैं और साथ में आधुनिकतम जो हमारा माहौल है उसको भी अपने साथ रखें, वो नहीं हो पा रहा, ये होना चाहिए। और इसलिए जो बिहार की स्थिति आपने से पूछा जी, वो एक काबिले गौर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर यूपीएससी के इम्तहानों को एक आधार मान के चले, तो जितने बच्चे मतलब लड़के और लड़कियां क्वालिफाई करती हैं, उसमें ज़्यादातर लड़के जो हैं बिहार के हैं। जी, लेकिन सबसे दुखद बात क्या है कि वो लड़के, उनमें से अधिकांश बिहार के बाहर पढ़ रहे होते हैं, जी हाँ, बाहर से। न कि बिहार में। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वो जिस तरीके से बढ़िया रिजल्ट देते हैं और
पूरे देश में उनका नाम होता है, वो लोग वो हों जो कि बिहार से इम्तहान दें, बिहार से इम्तहान दे करके क्वालिफाई करें। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बुनियादी शिक्षा उनको मिल गई जो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन होता है वो भी वहाँ पर ठीक होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है उसका पलायन ना हो। और ये पलायन हो रहा है, और अभी हाल तक पलायन हुआ है। बल्कि पिछले साल जो रिजल्ट आए थे यूपीएससी के, उसमें से पहले 3 जो लड़के और लड़कियां थीं वो तीनों बिहार से संबंधित थीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार से संबंधित फर्स्ट 3 बच्चे जो हैं वो आए हैं यूपीएससी के इम्तहानों में, लेकिन वो लोग बाहर जाके पढ़े। बिहार में उनकी पढ़ाई जो हुई थी वो मुख्तसर बुनियादी थी, उससे कोई काम नहीं चलेगा। वो बुनियादी शिक्षा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको हायर एजुकेशन में भी अपने आप को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो वो जो है हम लोग बिहार में करना शुरू कर देंगे, तब मैं समझता हूँ कि बिहार सही काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई युवाओं को जो भी संदेश मैं दूं या कोई और दे, ये सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे मुल्क में युवाओं के आगे सामने एक आदर्श है। युवा वर्ग हमारा अगर किसी किस्म की संवाद की अपेक्षा करता है तो उसको ज़्यादा नहीं देखना है, उसको अपने ही इतिहास को देखना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना रोल मॉडल मान के चलना चाहिए उनको। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद इतने सारे हुए हैं हमारे नामचीन नेतागण, सबके नाम तो इस समय नहीं ले सकता मैं। उनकी जीवनी से अपने आप को उत्प्रेरित करना चाहिए। और सब जितने भी नेता हैं उनमें से एक ही चीज़ है कि वो मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। तो परिश्रम करके ही वो किसी जगह पर पहुँचे हैं। तो हमारा युवा वर्ग जो है अभी भी परिश्रम करता है, और वो चाहता भी है कि हम कुछ मुल्क के लिए करें, मुल्क के विकास के लिए करें, उसकी बेहतरी के लिए करें। तो ये उद्देश्य और ये आदर्श सामने रखना चाहिए। इस समय जो स्कूल के लेवल पर बच्चे पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देना ज़रूरी इसलिए है कि जो इसमें पढ़ लेंगे वो वही जाके आगे काम आएगा। और अगर इसमें कुछ कोताही कर दी उन्होंने तो कमी आ गई, वो कमी हम लोगों को भारी खलेगी, उससे हम लोग को बचना है। आजकल का युवा वर्ग मैंने देखा है बहुत ही स्मार्ट है, और जितने आधुनिकतम विकास की चीज़ें हम देख रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें वो लोग इतने माहिर हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना वो सिक्का जमा बैठे हैं। और आप आजकल जो सबसे बड़ी बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैंने कितने ही युवा वर्ग के लोगों से बातें की हैं, वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे पता नहीं कि दूसरे देशों के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, लेकिन हमारे देश में जितने लोग हैं युवा वर्ग वाले, उनकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ कि जिस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ बैठे हैं और उसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए उसको समझ बैठे हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के भविष्य के लिए बहुत ही प्रेज़वर्दी मामला है, प्रशंसनीय मामला है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई सिर्फ एक ही बिंदु पर नहीं करते हैं, वो सर्वांगीण शिक्षा की तरह वो पढ़ाई करते हैं।
और यही सबसे बड़ी बात है। अब ये कह देना कि उनको एक आदर्श होना चाहिए, सच बोलें और अहिंसा से बचें, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो युवा वर्ग है उसको ये समझ के चलना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए हमको क्या करना है। जो आधुनिकतम पढ़ाई के तरीके हैं उनको अडॉप्ट करें, और जो पूरे विश्व में एक माहौल बनता है उस माहौल से हम लोग भी प्रभावित होते हैं। कुछ प्रभाव अच्छे पड़ते हैं, कुछ प्रभाव अच्छे नहीं पड़ते हैं। तो हमारा युवा उसको समझना चाहिए कि कौन सा माहौल है जो हमारे लिए लाभदायक होगा, और ये तब वही समझ सकते हैं जब वो अपनी पढ़ाई ठीक से करें, लोगों को अपने क्लास में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में ध्यान दें। इस समय ध्यान देंगे तो आगे चल करके उन्हीं को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। जी सर, विकसित देशों की बात करें तो भारत आज भी उन कतार में नहीं दिखता है, बहुत पीछे है। सर, भारत और भारतीयों को क्या ऐसा करना चाहिए कि भारत आगे बढ़े और विकसित देशों की श्रेणी में नाम हो? ये महज संयोग की बात है कि कल मैं उनसे बात कर रहा था जो डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। जी। उनसे मैंने कहा कि हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर जो ऐसा है तो उसका प्रभाव हम लोगों को जो ग्रामीण इलाका है उस पर नहीं दिखाई पड़ता। सड़कें बन गई हैं, ठीक है, बिजली भी अब गांव में आती है, लेकिन बावजूद इन सब उपलब्धियों के जिस किस्म का विकास हम समझते थे कि ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो चाहे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका प्रभाव हम लोगों को अपने ग्रामीण इलाकों में नहीं पड़ेगा, रूरल, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान वाकई विकसित हुआ है। विकसित होने के लिए हम बेशक अमेरिका चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं और कहें कि साहब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन लोगों पर जाना चाहिए जो गांव में रहते हैं, जिनके पास इतने साधन नहीं हैं जिनसे वो जो आधुनिक युग है उसमें सही तरीके से फिट कर जाए। जो गांव के हालात हैं, जो गांव की जो सड़कें हैं, वहाँ पर बस बहुत सी कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए जिस किस्म का हमको चेष्टा करनी चाहिए, शायद कर रहे होंगे, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर है हिंदुस्तान, तो उसका असर बेशक बड़े बड़े महानगरों में पड़ता होगा, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लेकिन जब तक कि उसका प्रभाव हमारे गांव में नहीं पड़ेगा, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और कैसे किया जाएगा, हमारी भारत सरकार के लोग, हमारी राज्य सरकारों के लोग अनुभवी हैं, जानकार हैं, उनको ये बात पता है, ज़रूर कुछ न कुछ करते होंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर, क्या कोई पुस्तक, आदर्श वाक्य क्या या कोई भी प्रेरणा स्रोत जिससे आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाला हो, आपको प्रभावित किया हो? किसी किस्म की प्रेरणा जो हम लेते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से लेते हैं, या पुस्तकों में जो लिखा होता है उसको पढ़ के लेते हैं। जो पुस्तक लिखी जाती हैं वो वही लोग लिखते हैं जो जानकार होते हैं, जिनको भारतीय समाज की जानकारी होती है, और जो लिख चले गए, अपनी छाप छोड़ गए, उस छाप का हम लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है।
जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो एक ऐसे महान लेखक थे प्रेमचंद, जिन्होंने भारत के समाज को जिस तरीके से दर्शाया है उसका प्रभाव हम लोग को पड़ा है। और मुंशी प्रेमचंद अपने आप में एक महान लेखक थे जो समाज को समझते थे और अपनी कहानियों के ज़रिए वो हम सबको बताया करते थे कि देखिए यही हमारा समाज है, इस पे ये खामियां हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। एक किस्म का वो आदर्श थे। तो प्रेमचंद का तो हम सब पर प्रभाव पड़ा है, मुझ पर ही पड़ा है। इसके अलावा समाज को लेकर के कई किस्म की कुरीतियाँ या कई किस्म के देखने को मिलते हैं। जैसे हैं तो बंगाली के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन उनकी जो किताबें हैं उनका अनुवाद हुआ है हिंदी में, और उन किताबों को पढ़ने के बाद लगता है कि जो बंगाल का समाज था 1920 के दशक में, उस समाज में क्या कुरीतियाँ थीं और कैसे शरत चंद्र ने उनको दर्शाया है और कैसे उनसे वो एक चुनौती थी, उससे कैसे निपटे थे। तो प्रेमचंद और शरत चंद्र ये दोनों ऐसे लेखक हो चुके हैं जिनका प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। अब ये तो सिर्फ हिंदी के लेखक की दो ही नाम बता रहा हूँ मैं। शरत चंद्र हिंदी के लेखक नहीं थे, उनकी किताब बांग्ला में छपती थी लेकिन उसका अनुवाद होता था हिंदी में। इसके अलावा बहुत से हमारे दूसरे लोग हैं। मैं तो सिर्फ हिंदी भाषी लेखकों की बात कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में जो मराठी लेखक थे उन्होंने जो मराठी समाज है उसके बारे में लिखा है। या उसके अलावा तमिलनाडु में तमिल में जो किताबें छपी हैं, ये अपने आप में इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना विभिन्न है माहौल, उत्तर का, पश्चिम का, दक्षिण का माहौल जो है विभिन्न जरूर रहा हो लोगों के रहने सहने के सलीके से, लेकिन सबकी सोच एक है। और ये सोच जो है हिंदुस्तान को बांधता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि मीनिंग ऑफ इंडिया, ये मीनिंग ऑफ इंडिया ही है कि चाहे हम तमिलनाडु में पले बड़े हों या महाराष्ट्र में पले बड़े हों या बिहार और उत्तर प्रदेश में पले बड़े हों या पंजाब में, जो हमारा एक किस्म से लक्ष्य है वो सब एक ही है, और वो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने की। उसका असर पड़ता है लोगों पर, हम पर भी पड़ा है, हमारे जैसे और भी संगी साथी हैं उन पर पड़ा है। तो जो लेखक हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम लोग सबके लिए। और इनके अलावा जो हमारे नेतागण हैं जो समझाते हैं कि साहब भारतवर्ष को एकजुट होना चाहिए और हम इसको बिखरने नहीं देंगे, इसको जोड़ के रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि जो युवा वर्ग है वो इसको समझता है और उसको समझने के लिए वो किताबें पढ़ता है जो जिसमें ये सीख दी जाती है कहानियों के ज़रिए, लेख के ज़रिए। इससे जितने भी हमारे नामचीन लेखक हो चुके हैं उनका हम स्मरण करते हैं और सोचते हैं कि जब वो लिख रहे थे
तब का समाज क्या था, आज का समाज क्या है, लेकिन उस समय भी जो सोच थी उनकी, वही सोच हम आज भी चाहते हैं कि समाज में हो। ये अलौकिक बात है। उन सारे लेखकों को मैं समझता हूँ हम याद रखना चाहिए, जिनका हमारे ऊपर असर पड़ा है, और पढ़ना भी चाहिए। धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।